Hello, Namaste. How are you? Hope you all are good. Myself जानवी जामदार और आज हम क्लास 6 के 9th चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका टॉपिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स. सो वी सी अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड अस एंड वी आर सराउंडेड बाय मेनी कंपोनेंट्स अराउंड अस. ठीक है, हम एनिमल्स की बात करते हैं, प्लांट्स की बात करते हैं, हम वेराइटी ऑफ अदर लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं. तो यहाँ पर जब हम वेराइटी ऑफ थिंग्स की बात करते हैं तो हम इन सारी चीज़ों से क्या है, सराउंडेड है. ठीक है, पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें एक दूसरे से क्या है, अलग है. तो ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं, इनकी स्पेशलिटीज़ क्या हैं और हमने इन्हें कैसे बाइफरकेट किया है, कैसे डिवाइड किया है, इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे. सो विदाउट डिले लेट अस प्रोसीड. Components of nature. So we all know that nature is composed of variety of things. ठीक है, तो broadly जब हम divide करते हैं कि nature के components क्या क्या है, so we divide into biotic and abiotic components. ठीक है, so biotic and abiotic components क्या होते हैं? Biotic नाम से ही याद रखिएगा कि bio means क्या होगा, living होगा. ठीक, तो यहाँ पर it refers to all living components in the surrounding. तो nature में जितनी भी हम living things देखते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आएंगी, बायोटिक कैटेगरी में आएंगी. जैसे कि यहाँ पर हम ये जो फिगर देख रहे हैं, हम ये जो ड्राइंग देख रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर हमें क्या क्या लिविंग दिख रहा है. सो वी आर सीइंग बर्ड्स, वी आर सीइंग ट्रीज, प्लांट्स, ग्रासेस. उसके अलावा ये हो गया फ्रॉग, ये डक, ये डियर, ये जिराफ. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, यहाँ पर लिविंग हमें दिख रही हैं. सो ये सारी जितनी लिविंग चीज़ें हैं वो कौन सी कंपोनेंट होंगी नेचर की, बायोटिक कंपोनेंट होगा. ठीक है, मूविंग ऑन टू एबायोटिक कंपोनेंट्स. एबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब क्या होगा, बायोटिक का ठीक उल्टा, मतलब जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होंगे नेचर के. सो इट रेफर्स टू ऑल द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इन दी सराउंडिंग. जैसे कि इस फिगर पे हम वापस आते हैं, यहाँ पर क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है, लैंड होगा, स्टोन होगा, सॉइल होगी, ये जितनी भी चीज़ें हैं इंक्लूडिंग एयर, ठीक है, सनलाइट, ये सारी चीज़ें क्या हैं, यहाँ पर एबायोटिक कंपोनेंट में आएंगी, जिनमें कोई जान नहीं है बट दे आर स्टिल पार्ट ऑफ आवर नेचर. ठीक है, सो होप कंपोनेंट्स ऑफ नेचर इज क्लियर टू यू नाउ. मूविंग ऑन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो हमने किसी तरीके से हमने लिविंग और नॉन लिविंग को क्या किया होगा, कैटेगराइज किया होगा. ठीक है, तो ऐसी क्या चीज़ें हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखी जो हमें नॉन लिविंग में नहीं दिखी और उसको हमने डिफरेंशिएट किया. तो पहली चीज़ होती है ग्रोथ. ठीक है, ग्रोथ इज कॉमन बिटवीन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म. जब हम प्लांट की बात करें, एनिमल की बात करें, ग्रोथ क्या होती है, सब में कॉमन होती है. एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ इन वन और द अदर वे. ठीक है, वो किसी भी तरीके से ग्रोथ शो कर सकते हैं. ये एक परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज है. ठीक है, एक चीज़ याद रखना, किसी भी चीज़ में अगर ग्रोथ होगी, ठीक है, अगर हम बात करते हैं हाइट की, ठीक है, वी ग्रो फ्रॉम इन्फेंट टू टिल ओल्ड एज. ठीक है, तो हाइट क्या होती है, कहीं ना कहीं अडोलेसेंट एज तक बढ़ती है और वहाँ पर फिर क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है. बट हमने कभी सुना है क्या कि इस बच्चे की हाइट कम हो गई पहले से, नहीं. ठीक है, सो विथ एज हाइट ऑलवेज इंक्रीज. तो यहाँ पर क्या होगा, the growth is permanent irreversible change. irreversible change के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो चीज़ हम दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते या पहले वाले फॉर्म में नहीं ला सकते, वैसे चेंज को हम क्या कहेंगे, irreversible change. तो ग्रोथ क्या हो गया, परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज. अब ये किस में चेंज होगा, साइज हो सकता है, हाइट हो सकती है, वेट हो सकता है या ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है. ठीक है, जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो इसमें भी हमें ग्रोथ दिखती है. प्लांट्स की बात करते हैं, सो सीड से लेके प्लांट बनने तक, वो डेवलप होने तक जितनी भी है उसमें भी हमें कहीं ना कहीं ग्रोथ नज़र आती है. सो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ बीइंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ग्रोथ. नेक्स्ट आता है सेल्यूलर स्ट्रक्चर. सो सेल्स के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर आती है कि सेल क्या होता है. सेल कंस्टिट्यूट living organisms. They are the basic unit of structure and help in carrying out different functions. देखो सेल क्या होता है, बेसिकली हमारी बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं. ठीक है, सेल से ही क्या बनता है, देयर इज अ प्रोसेस. सेल ये जब मल्टीप्लाई होते हैं तो ये बनाते हैं टिश्यू, और ये जब मल्टीप्लाई होते हैं तो ये बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से ही क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, फिर फर्दर हमारी बॉडी. सो बेसिक फंक्शनिंग जो है पूरी बॉडी की वो किस पर डिपेंडेंट है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स जिन्हें हम सेल के नाम से जानते हैं. सो एवरी लिविंग कंपोनेंट इन नेचर इज कंस्टिट्यूटेड
और इज मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। तो सेल क्या होगा, हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है। हर किसी लिविंग कंपोनेंट का सेल स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होगा, बट कॉमननेस क्या है, सब में सेल होगा, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर, ये है हमारे पास प्लांट सेल, ये है हमारे पास एनिमल सेल। अब हो सकता है किसी ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल हो, किसी ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल हो, तो जिस ऑर्गेनिज्म में हमें एक ही सेल मिलेगा उसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसके एग्जांपल है अमीबा या कोई बैक्टीरिया, ठीक है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, मल्टीप्लाइड सेल्स होंगे, ठीक है, मतलब बहुत सारे अमाउंट में सेल्स होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में हम पहले बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, बट न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है, हम न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तो वी रेफर टू फूड, ठीक है। फूड हमें क्या प्रोवाइड करता है, बेसिकली फूड इज अ फ्यूल टू आवर बॉडी। तो कैसा होगा, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब हमारी जो ग्रोथ होगी, हमारी जो बॉडी का डेवलपमेंट होगा और जितने भी रिपेयर होंगे ओल्ड या ब्रोकन टिश्यूज़ का, वो किसके थ्रू होगा पॉसिबल, फूड से और फूड से मिली हुई एनर्जी से, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम इट इज़ नोन एज न्यूट्रिशन। तो हमें पता है कि जो न्यूट्रिशन है वो हमारी बॉडी के लिए कितना एसेंशियल है, और हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन कहाँ से आता है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट से। तो हम जब हेल्दी डाइट लेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे, तो हमारा क्या होगा, हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, ग्रोथ अच्छा होगा, एंड हम क्या रहेंगे, हेल्दी एंड फिट रहेंगे। सो सिमिलरली एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड फॉर सर्वाइवल, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ की। जब हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं तो ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन लेने का जो तरीका है वो दो टाइप से डिवाइडेड है। एक होते हैं ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ की जब हम बात करते हैं वी बेसिकली रेफर टू द प्लांट्स, ठीक है। ऑटोट्रॉफ मतलब क्या होगा, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनी अदर लिविंग कंपोनेंट फॉर द फूड और फॉर द सर्वाइवल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लांट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉफ। ऑटो मतलब क्या होगा, जो खुद से काम कर रहा है, ठीक है। तो हर जो कि प्लांट होगा, ग्रीन प्लांट होगा, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या बना रहा होगा, अपना फूड बना रहा होगा। सो दे आर ऑटोट्रॉफ्स। देन वी मूव ऑन टू हेटेरोट्रॉफ। तो हेटेरो मतलब क्या होगा कि दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। तो भाई हम तो किचन में क्या कर रहे हैं, फिर हम तो खाना बना रहे हैं ना। तो बेसिकली ऐसा नहीं होता है, प्लांट्स ने जो हमें क्या दिया है, रॉ मटेरियल दिया है, हम उसे बस क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, कुक कर रहे हैं, या अलग अलग तरीके से फिर जो तुम्हें बनाना हो, कड़ी चावल बनाना हो, आलू की सब्जी, भिंडी की सब्जी, वो जो भी है, बट जो रॉ कंपोनेंट आया है उस डिश में, वो कहाँ से मिला है, हमें प्लांट से मिला है। सो बेसिकली ऑटोट्रॉफ्स आर द वन हु मेक देयर ओन फूड एंड हेटेरोट्रॉफ्स आर द वन हु are dependent on plants for their food, ठीक है। सो here we can see that sunlight और जितने भी water होगा, ठीक है, क्लोरोफिल होगा यहाँ पर प्लांट में जो प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, इन सबको मिला के प्लांट अपना खुद का खाना बनाएगा, और फिर प्लांट को जब न्यूट्रिशन मिलेगा देन प्लांट इज कंज्यूम्ड बाय द हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है काऊ का, ये क्या होगी, हर्बीवोर होगी, फिर ये चेन बढ़ती जाएगी कि हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर। सो दैट इज द डिफरेंट मैटर, बट हेयर द मास डिफरेंशिएशन जो होगा वो क्या होगा, ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ का, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू रेस्पिरेशन। देखो, रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो हमें क्या बताती है कि हम क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर से एनर्जी जो हम ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। It is the process in which oxygen taken by an organism combined with food undergoes oxidation and release energy. तो यहाँ पर क्या होगा, जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो फर्दर किसी प्रोसेस में काम आएगा और एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। देन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी के यूनिट्स में फूड और ऑक्सीजन ये सब मिला के जो एनर्जी बनाते हैं, बेसिकली इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग ये दोनों एक है क्या, तो नहीं, दे हैव अ डिफरेंस इन देम। कि ब्रीदिंग क्या है, इट इज़ जस्ट अ फिजिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग की जब हम बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं, हम एयर अंदर इनहेल कर रहे हैं और एयर बाहर एक्सहेल कर रहे हैं। ओनली दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग,
ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होता है? बेसिकली ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। ब्रीदिंग किसका पार्ट है? रेस्पिरेशन का ही पार्ट है कि हम इनहेल करेंगे तभी जाके हमें ऑक्सीजन भी मिलेगी, ठीक है। हम एक्सहेल करेंगे तभी जाके हम क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल आउट करेंगे। सो बेसिकली वो प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है, बट ये दोनों एक ही चीज़ नहीं है। ब्रीदिंग इज जस्ट अ फिजिकल प्रोसेस, रेस्पिरेशन वेयर एज इज अ केमिकल प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ हम जब बात करते हैं ह्यूमंस की, तो ह्यूमन रेस्पिरेशन कहाँ पर परफॉर्म होता है? ये लंग्स के थ्रू परफॉर्म होता है। हमारा जो एयर होगी, हम जो इनहेल कर रहे हैं वो लंग्स में जाएंगी, यहाँ पर वो सेपरेशन होता है। जो हम बात करते हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा हम जब बात करते हैं ह्यूमन एंड प्लांट रिलेशन की, तो हमें ये पता है कि जो ह्यूमन है वो क्या करेगा? ऑक्सीजन इनहेल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। बेसिकली इट इज़ नॉट लाइक कि हम सिर्फ ऑक्सीजन चुन के इनहेल कर रहे हैं, नहीं, सब कुछ इनहेल होगा, सब कुछ एक्सहेल होगा, बट जो यूटिलाइजेशन होगा सबसे ज़्यादा वो किसका होगा हमारी बॉडी में? ऑक्सीजन का, ठीक है। वेयर एज प्लांट्स जो होंगे वो इनहेल क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करके ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट क्या करेंगे? रिलीज करेंगे, ठीक है। बट नॉट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ द सेम प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। यहाँ पर जब हम बात करते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि फिश, तो फिश क्या करेगी? फिश के पास कोई लंग्स है क्या? नहीं, इनके पास एक कट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं गिल्स, ठीक है। इन गिल्स के थ्रू वो क्या करती हैं? जो पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो अपने प्रोसेस में लेती हैं, ठीक है। सो हाउ फिशेस यूटिलाइज द ऑक्सीजन? सो दे इनहेल और दे ब्रीथ द dissolved oxygen from the water through the help of gills, ठीक है। देन हम जब बात करते हैं अर्थवर्म की, ठीक है, अर्थवर्म क्या करता है? अपनी मॉइस्ट स्किन का यूज़ करता है टू परफॉर्म दिस रेस्पिरेशन, ठीक है। ये मॉइस्ट स्किन हेल्प करती है उन्हें यहाँ पर रेस्पिरेशन परफॉर्म करने में, ठीक है। होप दिस इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूवमेंट की। मूवमेंट हमने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा है कि मूवमेंट क्या होता है? एनी डिफरेंस और एनी चेंज इन पोजीशन ऑफ अ सिंगल बॉडी पार्ट विथ रेफरेंस टू द होल बॉडी। तो इट रेफर्स टू द चेंज इन पोजीशन ऑफ सर्टेन बॉडी पार्ट एंड इफ इट इंक्लूड्स चेंज इन पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इट इज कॉल्ड लोकोमोशन, ठीक है। हम अगर एक जगह पर ही केवल हैंड मूवमेंट्स या कोई अदर बॉडी पार्ट मूवमेंट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? केवल बॉडी मूवमेंट कहलाएगा। बट हम एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहे हैं, हमारी चेंज इन कुछ पोजीशन हो रही है, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? लोकोमोशन कहलाएगा। मीन्स एनी मूवमेंट एट अ सिंगल प्लेस इज नोन एज मूवमेंट। बट हम अगर एक रेफरेंस पॉइंट ले ए और यहाँ से मूव करें एक पॉइंट बी पर, तो ये वाला मूवमेंट क्या कहलाएगा? लोकोमोशन कहलाएगा। मूवमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल मूवमेंट क्या होगा? जब हम इंटरनल की बात करते हैं तो इंटरनल मूवमेंट क्या होगा? जो बॉडी के अंदर या फिर जो किसी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर परफॉर्म हो रहा है, जो हम ऐसे नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। हम ऐसे नॉर्मली अगर कोई ऑर्गेनिज्म हमें दिख रहा है तो हम उसकी इंटरनल प्रोसेसेस नहीं देख सकते। सो बेसिकली क्या होगा कि इंटरनल जो भी मूवमेंट होगा उसका एग्जाम्पल क्या होगा कि हम मान लेते हैं एक प्लांट को, ठीक है। प्लांट में हमने जाइलम और फ्लोएम दो चीज़ें पढ़ी थी, दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। जाइलम क्या होगा? वाटर को सॉइल से रूट्स की तरफ ले जाएगा, ठीक है। रूट्स जो जाती है, जाइलम क्या करेगा? रूट से पूरे प्लांट में क्या करेगा? लीफ तक, जो जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है प्रोसेस, वहाँ तक का वाटर पहुँचाने का काम कौन करेगा? जाइलम करेगा, ठीक है। तो रूट से लेके यहाँ तक लीव्स तक वाटर जो पहुँचाने का काम कर रहा है वो कौन सा है? जाइलम। पर क्या हम किसी ट्री को देख के कर सकते हैं कि यहाँ से जाइलम जा रहा है, यहाँ से पानी जा रहा है? नहीं, ठीक है। सो वी कांट सी इट फ्रॉम द आउटसाइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? इट इज इंटरनल मूवमेंट। सिमिलरली फ्लोएम क्या करेगा? जब फूड प्रिपेयर हो जाएगा तो ओवरऑल यहाँ पर पूरे प्लांट में फूड पहुँचाने का काम कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। तो ये भी क्या हमें दिख रहा है क्या? नहीं, ठीक है। सो बेसिकली मूवमेंट तो है बट इंटरनल है, अंदर है, ऑर्गेनिज्म के अंदर ये मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर ये क्या होगा? इंटरनल मूवमेंट की कैटेगरी में आएगा। इन ह्यूमन जब हम बात करते हैं तो आर ब्लड फ्लोज ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। जो ब्लड है वो पूरी बॉडी के अंदर बहता है, पूरी बॉडी में फ्लो करता है। बट ये क्या हम बाहर से देख सकते हैं क्या? नहीं, कि यहाँ से ओ देखो यहाँ पर खून जा रहा है, नहीं। सो बेसिकली इट इज़ इनसाइड द बॉडी एंड इट इज़ एन इंटरनल प्रोसेस, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज इंटरनल मूवमेंट। बट हम
जब एक्सटर्नल की बात करते हैं मतलब हमें क्या है, वो चीज़ दिख रही है, ठीक है। हियर वी कैन सी सम चिल्ड्रन एक्सरसाइजिंग। ये क्या हो रहा है, कोई अगर पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है, कोई पर्सन मूव कर रहा है, कोई जानवर इधर से उधर जा रहा है। सो इफ़ वी कैन सी दिस फ्रॉम आवर नेकेड आइज, ठीक है, वी कैन सी इट फ्रॉम आवर नेकेड आइज, राइट। तो जब हम कोई चीज़, कोई मूवमेंट हमारी आँख से देखते हैं, हम उसे देख पा रहे हैं, सो इट इज़ नोन एज एक्सटर्नल मूवमेंट, ठीक है। सो होप दिस इज क्लियर नाउ कि मूवमेंट क्या होगा, एनी चेंज और चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ सिंगल बॉडी पार्ट। और जब हम चेंज इन पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर की बात करेंगे वो लोकोमोशन कहलाएगा। एंड मूवमेंट इज ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ठीक है। स्टिमुलस की जब हम बात करते हैं, स्टिमुलस बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर स्टिमुलस या स्टिमुलाई प्लूरल और सिंगुलर वाली चीज़ है, यहाँ पर रेफर्स टू द इंटरनल और एक्सटर्नल एजेंट दैट ब्रिंग्स अबाउट अ रिस्पॉन्स और रिफ्लेक्स, ठीक है। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ चेंज करने के लिए क्या करती हैं, मतलब प्रेरित करती हैं या हमें कहीं ना कहीं वो चेंज लाने के लिए मजबूर करती हैं, ठीक है। तो एनी थिंग, इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है, एनी फैक्टर दैट ब्रिंग्स सम चेंज, ठीक है, जो रिस्पॉन्स है या रिफ्लेक्स है जो लाने में हेल्प कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, स्टिमुलस या स्टिमुलाई कहलाएगा, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स, ठीक है, कि हम अपने आसपास के हिसाब से हमारी चीज़ें क्या करते हैं, हम अपने फुल कॉन्शियस के साथ उन पर रिएक्ट करते हैं, हम फुल कॉन्शियस के साथ उन पर क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। सो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इफ़ अ पर्सन इज टचिंग समथिंग हॉट, ठीक है, या फिर वो गलती से फायर के पास जा रहा है हाथ सेकने के लिए, ज़्यादा पास चला गया, तो उसको एकदम से जब गर्म फील होगा तो वो क्या करेगा, हाथ एकदम से रिमूव करेगा, वहाँ से हाथ हटाएगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि चिल कर रहे हैं कि यहाँ पर ओके गर्म लग रहा है, नहीं, ठीक है, हम पूरा जलने तक का वेट नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, एकदम से गर्म लगेगा तो हाथ एकदम से हटा लेंगे। सो द इमीडिएट मूवमेंट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम रिफ्लेक्स की बात करते हैं तो ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। इन प्लांट्स की जब हम बात करते हैं तो हमने टच मिलॉट या मिमोसा प्लांट के बारे में सुना होगा कि इसे हम टच करते से ही इसकी लीव्स क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। सो दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब वो किसी भी स्टिमुलाई की वजह से हो, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको टच कर रहे हैं, तो टच यहाँ पर क्या होगा, उसके लिए स्टिमुलस होगा। तो टच की वजह से उसने कुछ चेंज किया है, उसने कुछ रिस्पॉन्ड किया है। सो बेसिकली क्या है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म देने का प्रूफ है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन, ठीक है। हम बहुत सारी चीज़ें अपने बॉडी में ले रहे हैं, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना खा रहा है, ठीक है, पानी पी रहा है, एयर इनहेल कर रहा है। सो बेसिकली क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी बॉडी में जो कि हमें नीडेड नहीं है, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, एक तरीके से वेस्ट कहेंगे। सो रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो जैसे कि हम बात करते हैं एक इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री किसी भी चीज़ का अगर प्रोडक्शन कर रही है तो क्या एकदम बिल्कुल जो रॉ मटेरियल था वही का वही बस मैन्युफैक्चर होके नया प्रोडक्ट बन के आएगा क्या, नहीं, उसमें क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें यूज़ होंगी, बहुत सारी चीज़ें मॉडिफाई होंगी यहाँ पर, और कहीं ना कहीं बहुत सारा वेस्ट भी क्या होगा, जनरेट होगा। तो हम वेस्ट को ऐसा तो नहीं कि कहीं सजा के रखेंगे, वेस्ट को क्या करना ज़रूरी है, रिमूव करना ज़रूरी है। सो बेसिकली सिमिलरली लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, यहाँ पर सेम प्रोसीजर होगी कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बॉडी में कहीं ना कहीं क्या होगा, कुछ वेस्ट होगा, कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स होंगे जिनको बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी है। तो वो रिमूवल की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एक्सक्रीशन कहेंगे। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, यूरिन एक्सेट्रा, ठीक है, ज़रूरी नहीं है केवल यूरिनेशन हो या फिर एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस हो उसी को हम एक्सक्रीशन कहेंगे, बल्कि स्वेटिंग इज ऑल्सो an example of excretion, ठीक है। The process of removal of waste from plants is known as secretion, ठीक है। वहीं अगर हम plant excretion की बात करते हैं तो उसे हम excretion ना कहते हुए क्या कहते हैं, हम secretion कहते हैं, ठीक है। It can be in the form of latex, gum etc. कहीं ना कहीं जो plant का waste है वो हमारे कहीं यूज़ में भी आता है। जब हम रबर की बात करते हैं तो रबर आता कहाँ से, जो plant के जो secrete किया हुआ है ना, वो उसी से हम क्या बनाते हैं, रबर बनाते हैं, ठीक है। तो sweating जो हो गई, ठीक है, जो भी हमारा एक्सेस ऑफ वाटर हो गया जो बॉडी से निकल रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्रीशन। सिमिलरली प्लांट से क्या होगा, वो भी कुछ सिक्रीट आउट करेंगे, वो हम कहीं ना कहीं यूज़ में ला सकते हैं, रीजन्स वगैरह होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, एक्सक्रीशन कहलाएंगी। एंड इट इज़ ऑल्सो अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन मतलब क्या होगा? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेक देयर यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, ठीक है। ये एक ऐसी प्रोसीजर है जो किसी स्पीशी का जो एग्जिस्टेंस है उसको अलाइव रखती है, ठीक है। ये किसी ऑर्गेनिज्म के लाइफ के लिए एसेंशियल तो नहीं है कि किसी के लिए बिल्कुल ये लाइफ प्रोवाइड कर रहा है, बट बेसिकली क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म का जो स्पीशी का एग्जिस्टेंस है, ठीक है, कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म आगे भी हमें दिखना चाहिए, तो वो क्यों कैसे दिखेगा? बाय दिस प्रोसेस की रिप्रोडक्शन होगा। जब वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करेंगे तब जाके वो चीज़ क्या होगी? आगे कंटिन्यू होगी, ठीक है। प्लांट में भी ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि सीड से एक प्लांट बनेगा, फिर वो फ्लावर होगा, फिर उसमें रिप्रोडक्शन होगा, फिर फ्रूट बनेगा, फ्रूट में सीड्स होंगी, फिर सीड को हम सो करेंगे तो एक नया प्लांट आ जाएगा, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग मेथड्स होते हैं यहाँ पर रिप्रोडक्शन की। कुछ डायरेक्ट यंग वंस को जन्म देंगे, कुछ क्या करेंगे, पहले एग्स ले करेंगे एग के थ्रू, ठीक है। तो जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं, ठीक है, एग्स वगैरह ले नहीं करते हैं, उन्हें हम कहते हैं वीवी पेरस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। वीवी पेरस मतलब क्या होगा कि ये डायरेक्टली क्या करते हैं? बर्थ देते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बर्ड्स क्या करती हैं? एग्स ले करती हैं, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म एग्स ले करते हैं और फिर उसके बाद यंग वंस उसमें से बर्थ लेते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ओवी पेरस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ओवी पेरस ऑर्गेनिजम्स हम कहते हैं। सो यहाँ पर क्या होगा? प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे। एनिमल्स कैन ईदर गिव डायरेक्ट बर्थ टू द यंग वंस और दे कैन ले एग एंड देन यंग वंस आर बोर्न। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिमल अडाप्टेशन की। तो देखो मेन चीज़ क्या हो गई? यहाँ पर हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के होने का प्रूफ दे दिया, ठीक है, कि हाँ अगर इनमें ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, ये पर्टिकुलर चीज़ सराउंडिंग में क्या है? लिविंग है, ठीक है। अब एनिमल अडाप्टेशन क्या होता है? द प्रेजेंस और डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स एंड हैबिट्स विच इनेबल ऑर्गेनिजम्स टू लिव इन देयर सराउंडिंग्स, ठीक है। मतलब क्या होगा कि कहीं ना कहीं हम एटमॉस्फेयर के हिसाब से खुद को क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे, ठीक है। कुछ हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं, कुछ चीज़ें इन्हांस हो जाएंगी, कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। तो एनिमल अपने सराउंडिंग के हिसाब से खुद को क्या करेगा? कुछ ना कुछ चेंज लाएगा, खुद की बॉडी में चेंजेस लाएंगे, खुद के हैबिट्स में चेंजेस लाएंगे। तो बेसिकली सराउंडिंग के हिसाब से चेंज लाने के प्रोसेस को क्या कहेंगे? हम अडाप्टेशन कहेंगे, ठीक है। डिफरेंट एनिमल्स आर अडाप्टेड इन डिफरेंट वेज इन देयर सराउंडिंग। जब हम किसी एकदम पोलार रीजन की बात करते हैं, ठीक है, आर्कटिक रीजन की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा? पोलार बेयर मिलेगा। कभी सुना है क्या कि आर्कटिक रीजन में हमें कैमल मिल रहा है? नहीं, ठीक है। क्योंकि क्या होगा? पोलार बेयर उस हिसाब से अडाप्टेड है उस एटमॉस्फेयर में, उस सराउंडिंग में, ना कि कैमल, ठीक है। कैमल को जाके रख दोगे तो उसकी क्या हो सकती? डेथ ही हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ के लिए अडाप्टेड है नहीं। बट हम डेजर्ट की बात करते हैं तो वहाँ हम पोलार बेयर ला सकते हैं क्या? नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर कैमल ही सरवाइव कर सकता है, ठीक है। तो जब हम कैमल और पोलार बेयर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने सराउंडिंग में क्या किए गए हैं? अडाप्ट किए गए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग सराउंडिंग्स में क्या है? अडाप्टेड हैं। उनकी हैबिट्स वहाँ के लिए डेवलप हो रखी हैं, उनकी चीज़ें वहाँ के हिसाब से ढली हुई हैं। तो यही चीज़ क्या कहलाएगी? एनिमल अडाप्टेशन, ठीक है। अब ये अडाप्टेशन, ये सारा जो कॉन्फ्लुएंस होगा हैबिट्स का, लिविंग नॉन लिविंग, ये सारी चीज़ों का जहाँ पर क्या हो रहा है? इंटरैक्शन हो रहा है, वो चीज़ क्या कहलाती है? हैबिटाट। सो द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड हैबिटाट। इट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? एक ऐसी प्लेस जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है, और ना केवल रह रहा है बल्कि बहुत सारी चीज़ों के लिए उस सराउंडिंग पे डिपेंडेंट है, उस जगह पर डिपेंडेंट है। तो वो जगह उसकी क्या कहलाएगी? हैबिटाट कहलाएगी, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हैबिटाट। हम ब्रॉडली इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला होता है टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, हैबिटाट ऑन लैंड। तो जब हम लैंड की बात करते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर लैंड में जितने भी हैबिटाट्स होंगे, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स। इसके एग्जाम्पल होंगे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, माउंटेन रीजन्स, ठीक है।
मतलब ये क्या हो रहा है कि ये डायरेक्ट लैंड पे हमें मिल रहा है, इनमें भी डिफरेंसेस हैं वो हम आगे देखेंगे, बट लैंड पे मिल रहे हैं इसलिए इन्हें हम क्या कह रहे हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स कहते हैं। एक्वेटिक हैबिटाट की जब हम बात करते हैं तो एक्वेटिक मतलब क्या होगा, एक्वा मतलब वाटर, ठीक है। तो जो भी हैबिटाट है हमें जो वाटर में देखने को मिल रहा है वो किस कैटेगरी में आएंगे, एक्वेटिक हैबिटाट में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रिवर्स, पोन्स, ओशन, स्वैम्स, लेक्स, ठीक है, इन सब की जब हम बात करते हैं तो ये पानी से रिलेटेड है, इसलिए ये किस में आएंगे, एक्वेटिक हैबिटाट्स में आएंगे। इनको भी हमने ब्रॉडली डिवाइड किया है फ्रेश वाटर, मराइन वाटर एंड एस्चुराइन वाटर में, ठीक है। फ्रेश वाटर मतलब क्या होगा, यहाँ का पानी फ्रेश है। मराइन मतलब क्या होगा, सॉल्टी वाटर को हम रेफर करते हैं। एस्चुराइन मतलब क्या होगा, जब रिवर और ओशन का जो कॉन्फ्लुएंस होता है, तो जो डेल्टा वाला जो पॉइंट होगा जहाँ पर रिवर का वाटर और ओशन का वाटर या सी का वाटर जो मिक्स हो रहा है, यहाँ पर वो पॉइंट क्या कहलाएगा, एस्चुराइन पॉइंट कहलाएगा। तो वो जो एस्चुराइन जो है वो भी क्या होगा, एक टाइप का एक्वेटिक हैबिटाट होगा। सो विदाउट डिले हम यहाँ पर हमारे फर्स्ट हैबिटाट की तरफ जाते हैं। पहले हम टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स डिस्कस करेंगे। उसमें पहला हमारा है डिजर्ट, ठीक है। डिजर्ट हम इमेजिन करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, सैंड आता है, गर्मी आती है, ठीक है, एकदम से कैमल दिख जाएगा हमें इमेजिनेशन में, ठीक है। सो यही सारी चीज़ें क्या होती हैं यहाँ पर प्रिवेलेंट होती है, इन्हें हम डिस्कस करते हैं। टेम्परेचर डेजर्ट का क्या होगा, डे टाइम में बहुत ज़्यादा हाई होता है, नाइट टाइम में बहुत कम हो जाता है, ठीक है। डेजर्ट की एक खास बात है कि हाँ, ये पूरे टाइम गर्म नहीं रहता है। यहाँ पर दिन में गर्मी होती है ना, यहाँ पर रात में एकदम से टेम्परेचर कूल डाउन भी हो जाता है, ठीक है। रेनफॉल यहाँ पर बट ऑब्वियस वेरी लो होगी। यहाँ पर फ्लोरा कैसा होगा, देखो फ्लोरा मतलब क्या होता है, फ्लोरा हम जब डिफाइन करते हैं तो बेसिकली इट रेफर्स टू द प्लांट लाइफ, ठीक है। तो प्लांट लाइफ क्या कहलाएगी, फ्लोरा कहलाएगी। यहाँ पर हम जो डेजर्ट की बात करते हैं तो जनरली हमारे दिमाग में क्या आएगा, कैक्टस, ठीक है। तो कैक्टस जैसे ही प्लांट्स क्या होंगे, कैक्टस, बबूल, ये जितने भी प्लांट्स हैं इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि वो डेजर्ट जैसे एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर पा रहे हैं। सो लीव्स आर थिन लाइक स्पाइंस दैट हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर थ्रू द ट्रांसपिरेशन। यहाँ पर क्या होगा कि इनमें ऐसे स्पाइंस, ठीक है, कांटे जैसे स्ट्रक्चर होंगे। ये बेसिकली कांटे नहीं हैं, ये उनकी पत्तियाँ ही हैं, ठीक है। दे आर मॉडिफाइड लीव्स। ये ऐसी पतली पतली खुद ने कैसे अडाप्ट कर ली, ताकि जो है हमें पता है कि लीव से क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होता है, वाटर का इवेपोरेशन होता है, तो क्या होगा, पानी का लॉस होगा कहीं ना कहीं। अब डेजर्ट में ऑलरेडी पानी की कमी है तो क्या ये ट्रांसपीरेशन अफोर्ड कर पाएंगे, क्या नहीं। तो ये क्या होता है, इन्होंने अपने आप की लीव्स को कैसा कर रखा है, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर में कर रखा है, ताकि जो पानी है वो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से लूज ना हो, ताकि वो पानी क्या कर सके, बचा सके, ठीक है। तो ये जो थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो स्पाइन्स हैं, ये बेसिकली क्या है, लीव्स हैं, और ये एक फॉर्म है किसका, कि ये यहाँ पर डिजर्ट में सरवाइव कर पा रहे हैं। नेक्स्ट होता है फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस क्या होगी, कैक्टस पूरा ही क्या है, ग्रीन है, ठीक है। तो ग्रीन कलर का बेसिकली अब ये जो हमें पार्ट दिख रहा है वो क्या है, उसकी स्टेम है, ठीक है। तो इसी स्टेम में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, हमें पता है कि ग्रीन प्लांट अपना खुद का खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ये यहाँ पर कहाँ होगी, स्टेम में होगी, जो ग्रीन कलर का है, विच इज़ ऑल्सो कवर्ड विथ थिक वैक्सी लेयर विच हेल्प टू रिटेन वाटर। तो ना केवल ये ग्रीन कलर से वो अपना खाना बना रहे, बल्कि इनकी जो लेयर है यहाँ पर ऐसी एक थिक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करेगी, उनकी बॉडी को हीट मतलब जो प्लांट बॉडी है उसको क्या करेंगे, हीट से प्रोटेक्ट रखने के लिए यहाँ पर ये वैक्सी लेयर काम आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्लांट्स हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो प्लांट है वो हम पानी कहाँ से रिटेन करते हैं, रूट से यहाँ पर सक करेंगे और उससे ही ऊपर ले जाएंगे। तो बेसिकली ये जो सक्शन है रूट्स का, अब डेजर्ट में क्या होगा, सॉइल पहले से ही क्या है, ड्राई है, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ की जो रूट्स हैं वो काफ़ी क्या होती हैं, डीप होती हैं, डीप पेनिट्रेट करती हैं और काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेट करती हैं, ताकि क्या कर सके, जितना भी सॉइल में जितना बचा कुचा पानी है वो क्या कर सके, पूरा का पूरा अपने ले सके, रिटेन कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर पानी का बचाने की टेंडेंसी और पानी को ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी कैक्टस, बबूल जैसे प्लांट्स को, पाम जैसे प्लांट्स को क्या करती है, यहाँ पर अलाइव रखती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फौना की। फौना मतलब क्या होगा, वहाँ का एनिमल लाइफ, ठीक है। फौना की जब हम बात करते हैं तो सबसे फेमस हम बात करते हैं कैमल की, जिसको शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, ठीक है। तो कैमल क्या होगा, लाइट कलर
उसकी स्किन रहती है, ठीक है, हमें ये पता है या नहीं पता है तो अभी एकदम पॉइंट नोट डाउन कर लो, जितना डार्क कलर होगा सनलाइट को वो उतना क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और जितना लाइट कलर होगा वो सनलाइट को उतना क्या करेगा, एब्जॉर्ब होने से बचाएगा, ठीक है। तो हमने जनरली देखा है कि हम गर्मियों में कैसे कपड़े पहनते हैं, लाइट कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, या लाइट कलर के एकदम कॉटन लूज कपड़े पहनते हैं। तो क्यों? क्योंकि लाइट कलर क्या करेगा, सनलाइट को रिफ्लेक्ट बैक करेगा, ठीक है। हम अगर एकदम बड़ी धूप में एकदम डार्क कलर पहन के जाएंगे तो क्या होगा, हमें ही ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो क्या होगा कि जो कैमल की स्किन है वो भी क्या होती है, लाइट कलर की होती है और ज़्यादा हेयरी नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि वो उनको गर्मी से बचाता है। नेक्स्ट जो हम्प है वो फैट स्टोर करने में काम करता है, ठीक है। जब हम हम्प की बात करेंगे तो कैमल का जो ऐसा ऊंचा हम्प लाइक स्ट्रक्चर जो हम बात करते हैं, तो जो कैमल हम्प है वो उसको क्या करेगा, फैट स्टोर करने में काम आएगा, ठीक है। तो फैट स्टोर करने में कैसे काम आएगा कि जो ये फैट है वही एनर्जी का क्या कहलाता है, रिजर्वॉयर कहलाता है। तो जो एनर्जी रिजर्वॉयर है वो बेसिकली क्या है, फैट है, और ये हम्प उस फैट को क्या कर रहा है, स्टोर करेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, थिक यूरिन, स्वेट वेरी लेस एंड लो ब्रीदिंग रेट्स टू मिनिमाइज वाटर लॉस। तो जितनी भी प्रोसेसेस हैं जो कि वाटर लॉस बढ़ाती है, मतलब पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से बाहर करती है, वो सारी चीज़ें कैमल में क्या है, एकदम अपोजिट हैं, ठीक है। यूरिन भी थिक होगा ताकि पानी का लॉस कम हो, ठीक है। इनको स्वेटिंग कम होती है, इनका जो ब्रीदिंग रेट है वो भी क्या है, कम है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर वाटर लॉस बॉडी में कम से कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है लॉन्ग आई लैशेस एंड क्लोज नॉस्ट्रल्स। हमें पता है कि जो डेजर्ट का एरिया है वहाँ पे सैंड ही सैंड बहुत सारी होती है, विंड चलती है, ठीक है। तो एकदम सैंडी विंड से जो प्रोटेक्शन के लिए काम आता है, तो उनकी लॉन्ग लैशेस होती हैं, प्लस नॉस्ट्रल्स जो है वो क्लोज होती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, उनको वैसे विंडी एरिया में बिल्कुल जहाँ सैंड आँख में जाएगी या ऐसे है, तो वो चीज़ से क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फीट विथ पैड लाइक सोल्स टू वॉक इजीली ऑन दी सैंड। तो उनके फीट क्या होंगे, थोड़े से पैड लाइक होंगे, ठीक है। नीचे से एकदम पहले तो थिन लेग्स होंगे, प्लस एकदम से नीचे क्या होगा, थोड़ा फ्लैट सरफेस होगा ताकि वो क्या कर सके, इजीली सैंड के ऊपर चल सके। नेक्स्ट हम एनिमल्स की बात करते हैं, यहाँ पर तो स्नेक्स और रैट्स भी मिलते हैं, बट इनका स्पेशल पॉइंट ये है कि अब देखो ये एकदम ट्रैवल नहीं करते दिन में, तो इनका स्पेशल फैक्ट क्या है कि ये नॉक्टर्नल होते हैं। नॉक्टर्नल इन द सेंस हम बात करते हैं कि दे हाइड इन बरोज ड्यूरिंग डे टू अवॉइड हीट एंड कम आउट एट नाइट टू सर्च फूड। यहाँ पर क्या होगा कि वो खाने के सर्च में दिन में नहीं निकलते, वो रात में निकलते हैं, ठीक है। दिन में एकदम कड़कती धूप में कौन निकले, तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, अपने बरोज में अंडरग्राउंड होल्स में छुपे रहते हैं दिन में, और फिर रात में क्या होते हैं, ये एक्टिव होते हैं, रात में ये अपने बरोज से बाहर निकल के फूड के सर्च में निकल जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा कि ये सारी स्पेशल कैटेगरीज हैं एनिमल्स की, स्पेशल एडाप्टेशंस हैं उनके, जो उन्हें डेजर्ट की एक्सट्रीम सिचुएशंस में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं माउंटेन्स की, ठीक है। माउंटेन्स की जब हम बात करते हैं तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, ठंडा होता जाएगा, ठीक है। हायर ऑल्टीट्यूड, तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर भी कम होता जाएगा। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि स्नोई हो जाता है, जैसे हम हाइट पर जाते हैं या जो माउंटेनियस रीजन है यहाँ पर ठंड में स्पेशली हमें स्नो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर के जो फ्लोरा होंगे, ठीक है, वो फ्लोरा कैसा होगा कि ट्रीज आर जनरली कोन शेप्ड एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस। In some trees, leaves are needle-like, which helps the retain rainwater एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ इजीली, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ट्रीज़ की, तो ट्रीज़ कैसे होंगे, पहली बात कोन शेप के होंगे, ठीक है, कोन शेप के होंगे, प्लस जो लीव्स हैं वो भी कैसी होंगी, थोड़ी सी नीडल लाइक होंगी। अब ये क्यों होता है, ताकि अगर स्नोफॉल हो रही है तो स्नो इजीली क्या कर जाए, शेड कर जाए, ठीक है। मतलब अगर स्नो यहाँ पर आ रही है तो वो लीव्स पे रिटेन रहेगी, अगर लीव्स पे ही रहेंगी तो क्या होगा, प्लांट की सर्वाइवल में क्या हो सकता है, मुश्किल आ सकती है, प्लांट डेड हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इजी सर्वाइवल के लिए इन्होंने अपने आप को कैसा अडाप्ट कर लिया है कि प्लांट्स कैसे होंगे, कोनिकल शेप के होंगे, लीव्स क्या होंगी, नीडल लाइक होंगी, ताकि जो स्नो है, रेनफॉल है, जितना भी रेन वाटर है उसको क्या कर सके, वो इजीली शेड ऑफ कर सके, ठीक है।
जब हम फौना की बात करते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट फौना के यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। हम अगर सबसे फेमस याक की बात करते हैं, ठीक है, याक कैसा है, ऐसा एकदम बाल बाल वाला होता है, ठीक है। तो क्या होगा, ये बाल बेसिकली क्या होते हैं, जो ये हेयर्स होते हैं लॉन्ग, यही इन्हें क्या करके बचाते हैं कि ये इन्हें गर्मी प्रोवाइड करते हैं और एक्सट्रीम ठंड लाइक सिचुएशन से बचाते हैं, ठीक है। तो जो इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है, ये इनके लॉन्ग हेयर्स इन्हें इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सिमिलरली स्नो लेपर्ड की बात करते हैं हम। स्नो लेपर्ड का क्या होगा, थिक फर होगा, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, इनकी बॉडी में ऑलरेडी एक फैट की थिक लेयर प्रेजेंट होती है, जो कि इन्हें ऑलरेडी वार्म रखती है, ठीक है। प्लस इनके जो थिक फर हैं, इन्हें क्या करेंगे, स्नो लेपर्ड जैसे एनिमल्स को यहाँ पर वार्म रखने में हेल्प करेंगे। और ना केवल उनकी पूरी बॉडी में, बल्कि इवन इनके पॉज में भी क्या होता है, ये हमें मिलेंगे, ठीक है, हेयर्स मिलेंगे, ठीक है, थिक फर मिलेगा, ताकि वो उन्हें एक्सट्रीम ठंड लाइक सिचुएशन से बचाए। माउंटेन गोट की हम बात करते हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप टू द रॉकी स्लोप्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम गोट्स की बात करते हैं, वहाँ के जो माउंटेन गोट्स होती हैं, वो क्या करती हैं, इजीली कितनी भी स्लांटेड या स्टीप चढ़ाई क्यों ना हो, वो एकदम आराम से चली जाती हैं। तो कैसे, उनके जो पैर हैं, हूव्स हैं, तो वो क्या होता है, वैसे डिज़ाइंड ही है ताकि वो ईजिली क्या कर सके, उस स्लांटिंग स्लोप पर से चल सके, ठीक है। तो यहाँ पर एनिमल्स का एडाप्टेशन कैसा है कि वो माउंटेनियस रीजन में क्या कर सके, सर्वाइव कर सके, ठीक है। मूविंग ऑन, ग्रासलैंड्स, ठीक है। ग्रासलैंड्स क्या, ये नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगी, ग्रासेस होंगी, ठीक है। टेम्परेचर इनका मॉडरेट होता है, वेरी कर सकता है टेम्परेट या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड उस कैटेगरी पर। बट यहाँ पर जो होंगी ग्रासेस, वो कैसी होंगी, काफ़ी टॉल होंगी और काफ़ी वाइड स्प्रेड होंगी। पूरे एरियाज़ में हमें ग्रासेस दिखती हैं। यहाँ पर ट्रीज़ भी होते हैं, बट काफ़ी क्या होंगे, स्कैटर्ड होंगे, कि ऐसा नहीं है कि एकदम पास पास बिल्कुल फॉरेस्ट जैसे ट्रीज़ हैं। यहाँ पर ट्रीज़ काफ़ी डिस्टिंक्ट एरियाज़ में हमें मिलते हैं, थोड़े से सेपरेटेड मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्कैटर्ड ट्रीज़ मिलते हैं, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या दिखता है, खुला मैदान एकदम घास से भरा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट होता है, हम बात करते हैं फौना की। तो फौना की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर दो टाइप के एनिमल्स यहाँ पर हमें मिलते हैं। पहले होता है प्रेडेटर और नेक्स्ट होता है प्रे। प्रेडेटर क्या होगा, एनिमल्स दैट हंट, ठीक है, जो एनिमल्स हंट करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारते हैं और फिर उनको कंज्यूम करते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे, प्रेडेटर्स, ठीक है। दे हैव शार्प टीथ एंड क्लॉज, तो ऑब्वियसली यहाँ पर इनके जो क्लॉज होंगे, इनके जो टीथ होंगे, वो काफ़ी शार्प होंगे। कैसे, क्यों, ताकि वो जो एनिमल जिनको उन्होंने हंट किया है, उनका फ्लैश वो क्या कर सके, टीयर कर सके और फिर कंज्यूम कर सके। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा, लायन या चीता की जब हम बात करते हैं, तो ये क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार के फिर उनको हंट करके क्या करते, खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रे। तो प्रे क्या होगा, अब एक हंट कर रहा है तो एक हंट होने वाला भी होगा, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या होता है, हंटेड बाय प्रेडेटर्स, ठीक है। दे हैव फ्लैट टीथ टू च्यू ग्रास, क्योंकि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को नहीं मारते हैं, ये किस पे डिपेंडेंट है, ये ग्रास और प्लांट्स छोटे छोटे हैं जो ये उन्हें कंज्यूम करते हैं, ये हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि दे हैव फ्लैट टीथ, ताकि वो घास को क्या कर सके, ईजीली यहाँ पर घास को निकाल के खा सके, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लेग्स टू रन फास्ट एंड लॉन्ग ईयर्स टू हियर द प्रेडेटर। यहाँ इनके लेग्स क्या होंगे, थिन होंगे, लॉन्ग होंगे, ताकि वो क्या कर सके, ग्रासलैंड है, खुला मैदान है, तो ऑब्वियसली ये लोग क्या करते हैं, भागते हैं, बहुत ज़्यादा भागते हैं। दोनों प्रेडेटर्स एंड प्रेज यहाँ पर क्या करते हैं, दे रन वेरी नाइसली। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो प्रे है, इनके भी लेग्स इन्हें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ताकि वो भाग सके। और यहाँ पर इनके ईयर्स काफ़ी शार्प होते हैं ताकि वो प्रेडेटर के आने की आवाज़ या सरसराहट भी क्या कर सके, सुन सके, ठीक है। तो यहाँ पर अगर प्रेडेटर रीच कर रहा है, उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, ईजिली सुन सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, डियर होगा, वाइल्ड बफेलो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर देखना, इन पिक्चर में यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जो एनिमल है वो काफ़ी अच्छे से उसके एटमॉस्फेयर में ढल रहा है, कि ताकि अगर वो थोड़ा सा भी छिप जाए तो वो नज़र भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, इस फैक्टर को हम ये बोलते हैं कि ये क्या हो रहे हैं, ढल रहे हैं, नहीं, इट इज़ कॉल्ड एज कैमोफ्लेज, ठीक है। तो कैमोफ्लेज जो है वो बेसिकली क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है एनिमल्स की जो कि क्या कर सकते हैं, उनकी सराउंडिंग के हिसाब से वो कलर जो है वो उसमें ढल जाते हैं, ठीक है, ताकि वो अच्छे से छिप सके, ठीक है। मूविंग ऑन,
फॉरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो फॉरेस्ट क्या होगा, ये भी बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं, टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, वहाँ के ट्रीज कैसे होते हैं, उस हिसाब से ये क्या है, डिफरेंशिएटेड है। बट कॉमन कैटेगरी क्या होती है कि यहाँ पर हमें वेराइटी ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलता है, ठीक है। छोटे से शब से हर्ब से लेके हमें बड़े बड़े ट्रीज तक यहाँ पर क्या मिलती है, हर टाइप की प्लांट स्पीशी देखने को मिलती है, चाहे वो क्रीपर्स हो, क्लाइंबर्स हो, ठीक है। प्लस एनिमल्स में भी काफ़ी वैरायटी है यहाँ पर, जैसे कि एलिफेंट्स हो गए, मंकीज़ होंगे, टाइगर्स होंगे, ठीक है। मंकीज़ यहाँ क्यों मिलेंगे, क्योंकि मंकीज़ ऑब्वियसली एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे उछलते तो पेड़ तो होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉरेस्ट में पेड़ हैं तो मंकीज़ के भी हैबिटेट को क्या करेंगे, वो सपोर्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होगा कि एलिफेंट्स होंगे, टाइगर्स होंगे, ऐसे एनिमल्स जो कि कहीं ना कहीं ट्रीज पे क्या हैं, डिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट, वेराइटी ऑफ स्नेक्स एंड इंसेक्ट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट हैबिटेट, ठीक है। तो यहाँ पर जितना थिक फॉरेस्ट होगा, यहाँ पर हमें स्नेक्स और इंसेक्ट्स की वैरायटीज़, रेप्टाइल्स की वैरायटीज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये क्या करता है, फॉरेस्ट को यूनिक बनाता है, ठीक है। कि यहाँ पर स्नेक्स भी मिलेंगे हमें, डियर्स भी मिलेंगे, मंकीज़ मिलेंगे, एलिफेंट्स मिलेंगे। तो वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ हमें फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। प्लस इनकी ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा वाइड होते हैं, ठीक है। इनकी कैनोपी काफ़ी ज़्यादा वाइड होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर सनलाइट जहाँ जहाँ मिल रही है वहाँ पर ट्रीज़ अच्छे डेवलप हो रहे हैं, जहाँ जहाँ पर शेड हो रहा है वहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोलार रीजन्स की। पोलार रीजन मीन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस, ठीक है, यानी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एरियाज पूरे टाइम पर या मोस्टली टाइम पर क्या होगा, ऑलमोस्ट पूरे टाइम ही होता है ये कि स्नो में कवर्ड होता है। यहाँ पर फ्लोरा कैसा होगा, ये रीजन्स में वेजिटेशन बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ पर जनरली हमें algae एंड मॉसेस देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये ग्रीन कलर की algae जो मॉसेस वहाँ पर होंगी वही हमें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट होता है फौना की। जब हम बात करते हैं तो फौना यहाँ पर कैसे अडाप्टेड होगा कि एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस को वो क्या कर सके, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में सर्वाइव कर सके। सो थिक लेयर ऑफ फैट और फर टू कीप देम वार्म, ठीक है। इनकी स्किन में यहाँ पर फैट की काफ़ी थिक लेयर होगी जो इन्हें गर्म रखेगी, प्लस फर इनके वैसे होंगे, ठीक है। जब हम पोलार बियर की बात करते हैं, ठीक है, तो वाइट कलर हमने बात किया क्या कि यहाँ पर ये वाइट कलर का होगा तो इजीली एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगा, कैमोफ्लैग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये एटमॉस्फेयर में ढल गया है, प्लस इनके जो थिक फर जो होते हैं ये इन्हें क्या करेंगे, ठंड से प्रोटेक्ट करके रखेंगे। वाइट अपीयरेंस टू हेल्प टू कैमोफ्लेग, यहाँ पर क्या होगा कि ये अपने एटमॉस्फेयर में आराम से छिप सकते हैं ताकि कैमोफ्लेग कर सकते हैं। कैसे, ताकि उनका स्किन कलर एटमॉस्फेयर के हिसाब से क्या है, ढला हुआ है, ठीक है। नियर नॉर्थ पोल की हम बात करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, पोलार बियर। और साउथ पोल की जब हम बात करते हैं तो वहाँ क्या मिलेंगे, हमें पेंगुइन मिलेंगे। पोलार बियर एंड पेंगुइन, इनके पोल्स डिवाइडेड हैं। नॉर्थ पोल में हमें मिलेंगे क्या, आर्कटिक सर्कल में मिलेंगे हमें क्या, पोलार बियर्स, और एंटार्क्टिक सर्कल साउथ पोल में हमें क्या मिलेंगे, पेंगुइन्स मिलेंगे, ठीक है। पेंगुइन के लिए भी अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके भी फ्लैपर्स ऐसे होते हैं ताकि वो आइस में क्या कर सके, इजीली ग्रिप अटेन कर सके। और सिमिलरली पोलार बियर के भी जो फीट होंगे वो काफ़ी क्या होंगे, ब्रॉड होंगे, ताकि वो आइस में क्या कर सके, इजीली चल सके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स की। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हो गए, अब हम बात करते हैं पानी वाले हैबिटेट्स की। तो यहाँ पर हम ब्रॉडली इसको डिवाइड करते हैं फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर हैबिटेट्स में। फ्रेश वाटर क्या होगा, दीज आर द वाटर बॉडीज फिल्ड विथ फ्रेश वाटर, ठीक है। यहाँ पर पानी क्या होगा, एकदम फ्रेश होगा। यहाँ पर सॉल्ट कंटेंट ऑलमोस्ट नील के बराबर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा, रिवर्स, पोन्स, लेक्स एक्सेट्रा। यहाँ पर जो प्लांट्स होंगे वो जैसे कि वेलिस्नेरिया, ठीक है। वेलिस्नेरिया जो होगा वो अंडर वाटर में होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसे ऑन दी सरफेस दिखने वाले भी, जैसे हम वाटर लिली की बात करते हैं, ठीक है। तो वाटर लिली क्या होगा, यहाँ पर ऐसा उसका फ्लावर होगा, ठीक है। और इसकी रूट्स काफ़ी डीप तक क्या करती हैं, पेनिट्रेट करती हैं, जो कि सॉइल से उसको जोड़े रखती हैं। बाकी जो फ्लावर होगा वो हमें क्या दिखेगा, सरफेस ऑफ वाटर पे दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा ऐसे, और बाकी कुछ प्लांट्स कैसे होंगे जो हमें अंडर वाटर होंगे, ठीक है। जो हमें पानी के अंदर हैं वो पानी के अंदर रहेंगे। तो वैसे भी प्लांट्स हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पर वैरायटी ऑफ फिशेस हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। एकदम बड़े ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर नहीं होते हैं, ठीक है। फिश की जो बड़ी वैरायटीज़ हैं वो यहाँ पर हमें बहुत कम देखने को मिलेगी या देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है।
मराइन वाटर की जब हम बात करते हैं तो मराइन मतलब क्या होगा कि पानी कैसा होगा, थोड़ा सॉल्टी होगा, ठीक है। सॉल्टी वाटर वाली जो बॉडीज होंगी उन्हें क्या क्या कहेंगे हम, मराइन हैबिटाट्स कहेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा, ओशंस एंड सीज, ठीक है। यहाँ पर जो है ये लार्ज वाटर बॉडीज होती हैं, तो ये वेराइटी ऑफ फ्लोरा और फौना के लिए क्या है, एक हैबिटाट है। प्लस जो एक्वेटिक एनिमल्स है जैसे वेल्स और ऑक्टोपस, ठीक है, एकदम बड़े साइज के जो ऑर्गेनिजम्स है वो हमें इन वाटर बॉडीज में देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा कि फ्रेश वाटर के कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, एस्चुराइन वाटर के भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं। एस्चुरी के बारे में हमने पहले ही बात की है कि डेल्टा वाला जो रीजन होता है जहाँ पर ओशन वाटर एंड फ्रेश वाटर क्या होता है, दोनों मीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है मराइन वाटर, यहाँ पर सॉल्ट का कंटेंट होता है। हम जब एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं, ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, बायोटिक कंपोनेंट्स देखे हैं, बायोटिक लिविंग चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है, बट ये कहीं ना कहीं क्या है, इन एबायोटिक कंपोनेंट्स पर भी अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट है। केवल लिविंग बींग्स होने से नहीं होगा, यहाँ पर हमें इन चीज़ों की भी क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, तभी हमारा नेचर क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। एयर की जब हम बात करते हैं, एयर बट ऑब्वियसली हमारी सारी लाइफ प्रोसेसेस के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। हम एयर को ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, ना केवल हम बल्कि अदर ऑर्गेनिजम्स भी क्या है, एयर पर डिपेंडेंट है ना। तो क्या होगा, एयर इज नॉन लिविंग बट एसेंशियल कंपोनेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉइल की, तो होल लाइफ इज सपोर्टेड बाय सॉइल। जितना भी हम प्लांट्स की बात करते हैं, ये ग्रो किस वजह से हो पा रहे हैं, सॉइल की वजह से ही हो पा रहे हैं। सॉइल से क्या होते हैं, न्यूट्रिशन मिलते हैं, ठीक है, उस प्लांट को, तभी जाके प्लांट हेल्दी होता है। तो सॉइल कहीं ना कहीं क्या है, बेस है हमारी लाइफ का, ठीक है। तो सॉइल का होना भी इंपॉर्टेंट है, तभी हम कहते हैं सेव सॉइल। उसके अलावा वाटर के लिए हम बात करते हैं, वाटर भी एक एसेंशियल कंपोनेंट है, हमारे लिए एनर्जी का सोर्स भी है, हमारे लिए अदर लाइफ प्रोसेसेस के लिए हेल्पफुल भी है, ठीक है। और ना केवल हमारे लिए, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी वाटर एसेंशियल है, ठीक है। तो ना केवल कंजम्पशन बल्कि अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी वाटर क्या है, इंपॉर्टेंट है। आजकल बड़ा पोल्यूशन हो रहा है, पानी का भी, एयर का भी, तो इन सबको भी क्या करना है, हमें प्रोटेक्ट करके चलना है, बिकॉज दे आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ नेचर। उसके अलावा सनलाइट है, ठीक है, हम सन पे डिपेंडेंट है। हमने बात की थी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की, तो सनलाइट से ही क्या बनता है, प्लांट का फूड बनता है, कंप्लीट होता है। और सनलाइट हमें भी क्या प्रोवाइड करता है, विटामिन डी प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली क्या है कि सनलाइट भी एक एसेंशियल सोर्स है। हालांकि ये चारों क्या हैं, एबायोटिक हैं, बट स्टिल दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ, ठीक है। सो hope you like this chapter. Follow for more, like, subscribe to our channel, and see you till next chapter. Bye bye.